हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत विद मोनिका पर। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 23 जनवरी 2014 को। आज हम उसी को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत के प्रत्येक लकार में लकार कितने होते हैं। संस्कृत में लकार 10 होते हैं, लेकिन जो हमसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो परस्मैपदी धातुएं हैं, जो उनके 5 ही लकार पूछे जाते हैं। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और हमारा होता है 5वां लट लंग लकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे लकार होते हैं, प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। तो पुरुष होते हैं हमारे 3, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं और तीनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरीके से रूप चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत में भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अभी आपको सभी लकारों के जो है नाम बताए हैं। 5 लकार आते हैं, परस्मैपदी धातुएं पूछी जाती है। और यहाँ पर है लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। भविष्यत काल के लिए होता है हमारा लिट लकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है 18, 28, 38 या फिर 48। तो देखते हैं, अब हम इसको तोड़कर देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब देखते हैं, विंशति, विंशति मीन्स क्या होता है। विंशति मीन्स होता है 20, और इसके बाद हम कर देते हैं प्लस, और अष्टा मीन्स होता है 8। तो यहाँ पर 8। तो अब देखते हैं 20 और 8 मिलाकर कितना बनता है। 20 और 8 मिलाकर बनता है हमारा 28। तो देखते हैं यहाँ पर 28 है हमारा, ऑप्शन नंबर 2 यही राइट आंसर हो जाएगा। 28 जो है अष्टाविंशति का हिंदी में रूप बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो देखते हैं क्या होगा। पावकः, पावकः में कौन सी संधि है हमारी। पावकः में होती है हमारी अयादि संधि। और अयादि संधि में क्या होता है, एचो अय वाय वय, यानी कि एच प्रत्याहार जब आता है तो उसके बाद हमारा स्वर आए तो हमें उसको अय अव आय आव जो है क्रमानुसार आदेश कर देते हैं। तो अब देखते हैं कैसे बनता है पावकः। पावकः बनता है हमारा पौधन अकय, क्योंकि यहाँ पर आव हुआ है और आव जो है वो औ को आदेश होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अय वाया वह। ठीक है, यानी कि एच प्रत्याहार। एच में हमारे क्या आते हैं, एच में आते हैं हमारे ए, ओ, आई और औ। ठीक है, इनके बाद यदि कोई भी स्वर आए तो उसको हमारा क्रमानुसार प्लस स्वर। ठीक है, इसके पश्चात यदि स्वर आते हैं तो उसको क्रमशः हो जाता है हमारा ए को अय, ओ को अव। ठीक है, और आई को आय और औ को आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा पौ धन अकै, तो औ को हुआ है हमारा आव। अब हम इसको जोड़ते हैं कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पौ धन अकै है। ठीक है, इसको जोड़ लिया हमने। अब इसको हम पै से अलग करते हैं औ को। यहाँ पर पै को हलंत कर दिया क्योंकि हमने इससे स्वर को अलग कर दिया है। यहाँ पर इसको हम कर देंगे औ धन अके है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये पै आधा का आधा है, इस औ को जो है क्या आदेश हुआ, आव आदेश हुआ, प्लस अब हम इसको आव में कन्वर्ट कर देंगे, आव धन
अक है। पता नहीं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छे से पूरा पूरा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम ये आ जो है इसके साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये पै अभी आधा है, और जब ये इसके साथ ये स्वर मिल जाएगा तो पै के साथ ये स्वर मिलने पर क्या बन जाएगा हमारा पा। ठीक है, और अभी ये वह इधर आधा है, और वह में जब ये जाकर ए मिल जाएगा तो ये वह पूरा हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारा पाव, और ये कै हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पावक है, जो कि अयादी संधि का उदाहरण है। पौ धन अकै, यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीश है में किस सूत्र से संधि हुई है? तो देखते हैं किस सूत्र से हुई है। तोरली, मो अनुस्वार है, खरीच है, या फिर झलाम जशोंते। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जगदीश है में जो है हमारा चौथा सूत्र जो है झलाम जशोंते, यही सूत्र प्रवर्त हुआ है। तो इसमें क्या होता है, अब हम इसको तोड़ते हैं। जगत धन ईश है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें पहले का तीसरा हो जाता है। ये हमारा जशत्व संधि का उदाहरण है। जशत्व संधि का ये सूत्र है झलाम जशोंते करके। तो इसमें क्या होता है, पहले को जो है हमारा तीसरे में बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जगत जगद, ये आधा है क्योंकि ये व्यंजन है, व्यंजन संधि है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा ईश है, ईश है, और इसको मिलाकर बनता है ये, जब द में ये ई मिल जाएगा तो यहाँ पर बड़ी ऐसे दी बन जाएगा बड़े वाली। तो इसका जो है पूर्ण रूप क्या बनेगा हमारा, जग दीश है। ठीक है, तो ये हमारा है झलाम जशोंते का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत तोड़ तोड़ कर समझाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप होता है। तो देखते हैं कौन सा होता है, रामई, रामेण, रामम, या फिर रामेशु। तो यहाँ पर देखते हैं एक वचन पूछा गया है, और एक वचन में आपसे बार बार कह रही हूं कि आपको सभी के, बालक के, राम के, और गुरु के, और वधु के, आपको इन सब के एक वचन, और वधु और नदी के द्विवचन, और आपको जो है याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामेण। यही हमारा राइट आंसर है कि तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप जो है यहाँ पर रामेण बनता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, हमने सातों की सातों विभक्तियां यहाँ पर लिख दी है, और यहाँ पर हमें देखना है इनका एक वचन का रूप। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम एक वचन। एक वचन वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामाय, रामात, यहाँ पर हो जाएगा रामस्य, और यहाँ पर हो जाएगा रामे। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो राम के एक वचन के रूप चलते हैं। राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामत, रामस्य, रामे, राम। ठीक है, यहाँ पर हमारा संबोधन में राम बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पठा में है पठ धातु का रूप होता है। तो देखते हैं पठा में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, या फिर विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ ये होता है हमारा लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का जो ये रूप बनता है। तो कैसे बनता है, पठती, पठते है,
पठंती, पठंती, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठावः और पठामः। ये है हमारा प्रथम पुरुष, ये है हमारा मध्यम पुरुष और ये है हमारा उत्तम पुरुष, और ये हो जाएगा हमारा लट लकार, लट लकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या आंसर लगाया है अपना, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठावः, पठामः, इस प्रकार से है जो पठ धातु के लट लकार के रूप चलते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दा धातु में त्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है। तो दा धातु में, हमारे दा धातु में जो है दातवा, दत्वा, दयित्वा और दायित्वा, तो कौन सा रूप बनेगा दा धातु में? दा धातु में बन जाएगा हमारा दत्वा रूप, जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दा धातु में जो है हमारा त्वा प्रत्यय करने पर जो है दत्वा रूप बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर कै कट जाएगा और त्वा शेष बच जाएगा, और यहाँ पर जो है आदि वृद्धि नहीं होती, तो यहाँ पर हमारा रूप बन जाएगा दत्वा, क्योंकि दत्वा यही रूप हमारा जो है बन जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स पादेन खंजः अस्ति, वाक्य में पादेन पद में तृतीय विधायक सूत्र है। तो यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं, हमें बताना है कि स पादेन खंजः अस्ति, इसमें कौन सा सूत्र लगा है। तो यहाँ पर लगा है हमारा रुच्यार्थार्थ प्रियमाणे रुच्यार्थक धातुओं में कौन सा होता है हमारा, चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान। ठीक है, चतुर्थी संप्रदान होता है, और ये नांग विकार है जिससे जो है किसी व्यक्ति के अंग के विकार का पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है और वह पैर से लंगड़ा है, और ये नांग विकार है, यानी कि जिस अंग में विकार जो है लक्षित हो उसमें तृतीय विभक्ति हमारा करण कारक जो है होता है। तो यही पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये नांग विकार है से इसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। और अधिशींग स्था आस कर्म, इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का ये सूत्र है, और एकत संचय ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का ही ये भी सूत्र है। ये दोनों कर्म कारक के हैं, ये करण कारक के हैं, और ये चतुर्थी संप्रदान का है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है निशीचर है, दिनकर है, रत्नाकर है या फिर सुधाकर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र। समुद्र को क्या कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है रत्नाकर, यानी कि रत्नों की खान। और ये निशाचर ये चंद्रमा का है, दिनकर ये सूर्य का है, और सुधाकर ये भी जो है चंद्रमा का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूत बलि पद में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि। ठीक है, अव्ययी भाव समास तो नहीं होगा क्योंकि प्रथम पद अव्यय नहीं है, इसका प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, और बहुव्रीहि समास नहीं होगा, किसी तीसरे की प्रधानता या अन्य पद की प्रधानता नहीं बता रहा है। द्वंद्व समास भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास, भूतेभ्यः बलि, यानी भूतों के लिए बलि। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है। तो देखते हैं, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, चार्ट, ग्रामोफोन। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा टेलीविजन होता है ये दृश्य और श्रव्य दोनों होता है, और हम इसे अपने घरों में रोज देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तेन में विभक्ति है, तो यहाँ पर ये पद दिया गया है तेन, तो तेन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। तो ये स सर्वनामक शब्द है, स सर्वनामक, सर्वनामक, स सर्वनामक शब्द रूप है, इसी का जो है ये तेन पूछा गया है और इसमें हमें बतानी है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो इसमें हो जाएगी हमारी तृतीया विभक्ति एक वचन। एक वचन पर मैंने जोर इसलिए दिया है क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि एक वचन को बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो ये स सर्वनामक शब्द जो है इसको हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में तैयार करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगत्य में प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय, त प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय या फिर क्षत्रि प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा आगत्य में क्या प्रत्यय हो जाएगा? आगत्य में हो जाएगा हमारा ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में क्या होता है कि यदि यहाँ पर धातु से पहले उपसर्ग आ जाता है तो हमारा ल्यप प्रत्यय वहां पर प्रयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर गम धातु में जो है आ उपसर्ग लगा है और उपसर्ग युक्त धातुओं में जो है हमारा ल्यप प्रत्यय होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। भी धातु लट लकार, भी धातु लिट लकार, बिभ धातु लट लकार या फिर बिभ्य धातु लट लकार। तो यहाँ पर हमें देखना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी धातु लट लकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिभ्यति, बिभ्यतः, बिभ्यंती, उसी प्रकार से जैसे पठती, पठते, पठंती रूप चलते हैं उसी प्रकार से भी धातु के भी रूप चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं की जननी है, हिंदी, संस्कृत, द्रविड़ या फिर पंजाबी। तो इसको भी हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी संस्कृत है ये सभी भाषाओं की जननी है और हमारे देवों की भाषा भी जो है हमारी संस्कृत ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो है ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है और ये चारों जो है सीरियल से ही दिए गए हैं। पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और सबसे अंतिम वेद जो है हमारा अथर्ववेद हो जाता है। तो इसके जो होता है उनको भी हमें याद करना है। तो हमें अपने वेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षत्रि प्रत्यय युक्त पद है, कथित है, कर्तुम, पठन या फिर पठित्वा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रि प्रत्यय से युक्त जो है हमारा पठन है। और मैंने आपको बताया था क्षत्रि प्रत्यय जो है ये हमारा वर्तमान कालिक प्रत्यय है। क्षत्रि और सानच दोनों प्रत्यय जो है ये वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं और शानच जो है ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगता है और क्षत्रि जो है ये परस्मैपदी धातुओं के साथ लगता है। तो पठ धातु जो है हमारी ये परस्मैपदी है, ठीक है, ये उभयपदी धातु नहीं है, ठीक है। उभयपदी वे धातु होती हैं जो परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी दोनों में चलती है, लेकिन पठ धातु है ये परस्मैपदी है और परस्मैपदी के साथ जो है हमारा क्षत्रि प्रत्यय होता है। और क्षत्रि में जो हमारा क्षत्रि, ठीक है, इसमें से ये रीरी कट जाता है और ये श कट जाता है और जो हमारा श में ए मिला हुआ है ये ए और जो है तय ये बचता है और इसको अन आदेश हो जाता है, ठीक है। तो हमारा हो जाता पठ धातु के साथ पठ धातु, ये ठ जो है हलंत होता है और ये अन, ठीक है, ये ऐसे होता है। तो जब ये ए इसके साथ मिलता है तो ये पठ पूरा हो जाता है, पठ, और ये आगे से न। तो पठन जो रूप बनता है ये हमारा क्षत्रि प्रत्यय से युक्त पद है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छंदोबद्धता होती है, किसमें होती है छंदोबद्धता? गद्य पाठों में, नाटक पाठों में, पद्य पाठों में या फिर
कहानी पाठों में। तो छंदोबद्ध जो होते हैं हमारे पद्य होते हैं, हमारे श्लोक होते हैं, वे छंदों में निबद्ध होते हैं। और कोई आर्या छंद में, कोई वंशस्थ छंद में, कोई। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, छंदोबद्धता जो है वो पद्यों में होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, सस्वर वाचन। तो यहाँ पर हो जाएगा का कारण नहीं है, तो ये तो कारण है। वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, ये है अशुद्ध वाचन का कारण, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अगर पूछते कि का क्या कारण है तो ये हमारे राइट आंसर हो जाते। और तो यहाँ प्रयत्न लाघव ये भी नहीं होगा, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी ये भी है, और सस्वर वाचन तो ये है, यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। यदि हम सस्वर वाचन करेंगे और अच्छे से वाचन करेंगे तो जो है हमारा वाचन वो शुद्ध होगा, ना कि अशुद्ध होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। नैदानिक परीक्षण यानी कि क्या होता है? बच्चे की कमियों को ढूंढना जो है वो नैदानिक कारण में आता है कि हम बच्चे की जो है कमियों को किस प्रकार से दूर करें। ठीक है, छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, या फिर छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करने के लिए। तो नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता कब होती है? अभी मैंने आपको बताया है, जो छात्रों की विषयगत कमजोरी को जानने के लिए है, जो हमारे नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं कि बच्चों की शिक्षण में कमी कहाँ रह गई, वो तो उसके सुधार हेतु ही जो है हमारे नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? रेडियो, चार्ट, शामपट या फिर ग्रामोफोन? तो अभी आप देख रहे हैं कि कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये शामपट है, और मैं इसी का यूज जो है मैं कर रही हूँ अपने कक्षा शिक्षण में। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो शामपट है ये हमेशा से प्रचलन में है, और ये सबसे अधिक उपयोगी जो है सामग्री मानी गई है कक्षा शिक्षण की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शामपट जो है ये सबसे अधिक आवश्यक शिक्षण सामग्री है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है। तो प्रतिलेख किसको कहते हैं? अब देखते हैं प्रतिलेख किसको कहते हैं। पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना, अध्यापक बोलता है, छात्र लिखता है, एक छात्र बोलता है, अन्य छात्र लिखते हैं, स्मरण के आधार पर लिखना। तो प्रतिलेख किसको कहते हैं? प्रतिलेख कहते हैं उसको जैसा हमें लिख कर दिया गया है, या तो कोई पुस्तक हो या फिर हमने शामपट पर लिख दिया, उसको हम बच्चे को बोलते हैं कि ये जैसा लिखा है इसको वैसे का वैसा ही आप उतार दीजिए, तो इसी को प्रतिलेख कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। ठीक है, कुछ अंश दे दिया जाता है, जैसे अध्यापक कहे कि बच्चों ये पैराग्राफ जो है अपनी कॉपी में देख देख कर लिखो, तो इससे क्या है बच्चों को शुद्ध लिखने का अभ्यास होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप होता है? तो गम धातु, ठीक है, लोट लकार यानी गच्छतु, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए प्रथम पुरुष जो मैंने बोला है वही इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं गच्छतु, गच्छेत, गमिष्यति, अगच्छत। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लोट लकार जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लोट लकार प्रथम पुरुष और लोट लकार जो है मध्यम पुरुष, ये सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो आपको धातुओं के लोट लकार और लिट लकार तो नहीं, लेकिन लोट लकार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो लोट लकार आपको बहुत अच्छे से अपना तैयार करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो अब फिर देखिए पितृ बार बार पितृ
आ रहे हैं। इसकी जगह मातृ भी हो सकता है, लेकिन आपने एक बार पितृ के शब्द रूप तैयार कर लिए तो मातृ के भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जैसे पितृ के शब्द रूप होते हैं, मातृ के भी बिल्कुल वही होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पित्रा। द्वितीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, तृतीया एक वचन, तृतीया द्विवचन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तृतीया एक वचन जो है ये पित्रा, पितृ का शब्द रूप बनता है। तो ऐसे बनता है पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितुः, पितरी। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ पिता, पितरम, पितरा। ठीक है, 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप जो है ये हमारा पितरा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कै वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो देखते हैं मूर्धा, कंठ, तालु या फिर ओष्ठ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि ए कै वर्ग है और जो विसर्ग होता है ये कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो किसमें होता है? इक्ष्वाकु वंशी जो राजा थे उनका निरूपण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये होता है हमारे 10 कुमार चरितम, रघुवंशम, मेघदूतम और कादंबरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रघुवंशम, जो कि कालिदास द्वारा लिखित 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का, यानी कि सूर्यवंशी जो हमारे राजा हुए हैं राम जी, उनके वंशों का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन इसमें रघुवंशम में दिया गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। तो अष्टाध्यायी जो है ये किससे संबंधित है? व्याकरण से, नाट्य शास्त्र से, अलंकार से या फिर काव्य शास्त्र से? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण से है जो हमारे अष्टाध्यायी जो है ग्रंथ संबंधित है। और अष्टाध्यायी के रचयिता है महर्षि पाणिनि, जिन्होंने शिवजी के डमरू से जो ध्वनि निकली उसी से इन्होंने जो है हमारे पाणिनि ने उसकी ध्वनि को सुनकर 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना कर डाली है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। तो अभी जो मैं आपको बता रही थी वही क्वेश्चन जो है सामने आ चुका है। 12 खंडों में, 16 खंडों में, 14 खंडों में या फिर 18 खंडों में। तो महर्षि पाणिनि ने क्या लिखा है? 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं और इसी को जो है इन्होंने संस्कृत वर्णमाला में 14 खंडों में विभाजित कर दिया है। हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है इसमें इन्होंने 14 सूत्र दिए हैं, जिसको शिव सूत्र कह देते हैं, शिव सूत्र जालम कह देते हैं और जो है अनेक नाम है इसके। तो ऑप्शन नंबर 2 14 खंडों में विभक्त किया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये हमारी जो है ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तय वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ल तुलसा नाम दंतहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो दंत से होता है और इसका सूत्र है ली तु ले सा नाम दंतहा, दंतहा। ठीक है, तो यानी कि ली जो है हमारा ली स्वर है और तय वर्ग है और ये से, इनकी जो का जो उच्चारण होता है ये दंत से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है हमारे सभी के सभी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सोल्व कर लिए हैं और मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलूंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो चलिए अभी मुझे जो है आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।